Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shaha and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग सारे बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जो है देखो मैं आप लोगों को कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक जो है वो बता दिए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को एक फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया था और वो एक फॉसिल फ्यूल जो कि कोल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो दूसरा फॉसिल फ्यूल जो कि पेट्रोलियम के बारे में है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कि पेट्रोलियम जो है वो एक्चुअली में है क्या? पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम जैसे कि आपको पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं, बाइक होता है, स्कूटर, ये सारे या कार होते हैं, ये जो है वो किससे चलते हैं? पेट्रोलियम से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है। ये पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों ही चीज़ें जो होती है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। दोनों एक चीज़ नहीं है। बट क्या होता है कि जो पेट्रोल है ना वो पेट्रोलियम से ही एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि पेट्रोलियम है क्या, ठीक है। अभी ये लास्ट जो मैंने आपको कोल बताया था उसमें मैंने आपको क्या, जो कोल होता है वो क्या एक सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। ये एक फॉसिल फ्यूल था जो कि एक सॉलिड स्टेट में था। जो आज का हमारा सेकंड फॉसिल फ्यूल जो मैं आपको बता रही हूँ ये पेट्रोलियम है, और ये आपको पता है कि ये कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो देखो पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड से बना है, एक बना है पेट्रा और दूसरा क्या बना है? ओलियम, ठीक है। टू वर्ड से बने हैं, एक बना है पेट्रा, ठीक है, और दूसरा क्या है? ओलियम। पेट्रा मीन्स क्या होता है? रॉक, ठीक है। पेट्रा मीन्स क्या होता है? रॉक। एंड ओलियम मीन्स क्या होता है? ऑयल, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि पेट्रोलियम मीन्स होता है रॉक ऑयल, ओके। ये क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट होते हैं ना जो पृथ्वी के नीचे से, इसको डिग आउट करके उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोयले का बताया था ना, कोल का, कि किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, वैसे मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में भी बताऊंगी कि इसमें पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को याद होगा। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल क्या है? एग्जॉस्टिबल क्या है कि जो बहुत मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब कि वो जल्दी जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो ख़त्म नहीं होते, ठीक है। जैसे एयर, सनलाइट है। बट जो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं ना वो क्या होता है कि अगर वो हम उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम उसको खर्च करते हैं तो इट मीन्स क्या है कि ये लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और इसको अगर हम ज़्यादा अमाउंट में खर्च करेंगे तो ये ऐसा टाइम आएगा कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। तो ये पेट्रोलियम जो है वो भी क्या है? एक इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। शॉर्ट टाइम पीरियड में ये नहीं बनता, इसको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में, ओके। तो ये पेट्रा जो कि रॉक ऑयल है, इसी को ही, और दूसरा नाम भी है क्रूड ऑयल, इसी को क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अब इसकी क्वालिटी जो है, इसमें क्या क्या होता है? ये इसमें हाइड्रोकार्बन्स कंटेन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स कंटेन होते हैं मेनली इसमें। साथ में क्या होता है कि ऑयल जो है ना वो जब उसको अर्थ क्रस्ट से उसको बाहर निकाला जाता है तो ये एक बहुत ही थिक लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जिस कारण से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ओके। पेट्रोलियम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ब्लैक गोल्ड। क्यों? क्योंकि जब इसका जो पेट्रोलियम जब अर्थ के नीचे से उसको बाहर निकाला जाता है तो वो बिल्कुल ब्लैक, एक थिक लिक्विड की तरह वो दिखता है, जिसके कारण इसका नाम जो है वो ब्लैक गोल्ड रखा गया है, ओके। इसमें जो पेट्रोलियम है इसमें बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं, और उन्हीं कंपोनेंट्स में क्या क्या हो गया? जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, बिट्यूमेन हो गया। तो ये सारे जो हैं उसी के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से इसके जो कंपोनेंट्स हैं सबको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। देखो ये जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया ना कि पेट्रोलियम जो है वो किस तरह किस वर्ड से बना है। साथ में ये क्रूड ऑयल होता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है।
ओके, इसके बाद ये देखो कि जो पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है, जैसे कि हमने कोल का पढ़ा था ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े, जो बहुत एकदम लार्ज एरिया में जो फॉरेस्ट थे, वो किसी कारण से मान लो कि वो ज़मीन के नीचे चले गए, तो ज़मीन के नीचे में किस तरह से वो एक कोल के रूप में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में बता रही हूँ कि जो फॉर्मेशन होता है पेट्रोलियम का, वो कैसे होता है कि जो समुद्र में या सी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो ज़मीन के नीचे, मतलब कि उसमें जो सैंड होते हैं, जो उसमें जो भी उसमें सॉइल होता है, वो उसको क्या करता है, उसके ऊपर परत लेयर बाय लेयर जो है वो चढ़ती रहती है, जिसके कारण वो नीचे चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो उसके डेड बॉडी के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो नीचे दबते जाते हैं। ओके, देखो साइंटिस्ट का क्या मानना है कि उनका ये मानना है कि जो कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस के कारण, जियोग्राफिकल चेंजेस मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जहाँ पे अभी थार डेजर्ट है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हो सकता है कि कभी रिवर था, या मान लो कि जो हिमालय है वहाँ पे पहले ओशन था, तो इस तरह से वहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन ये जो है ना वो किसी कारण से, मान लो कि जैसे कोई समुद्र है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो मिट्टी की परतें जो है वो चढ़ती गई, और एक ऐसा टाइम आया जब वो बिल्कुल उसमें एकदम ऊपर आके उस पानी के लेवल को बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, तो ऐसा भी था, ये साइंटिस्ट का मानना है। और उसी कारण से क्या हो गया कि जो वहाँ पे पहले जो ओशन था वो बिल्कुल वहाँ पे प्लेन हो गया, और उससे क्या हो गया कि या मान लो कि उसके ऊपर पर लेयर बाय लेयर जैसे उसमें पत्थर या मान लो कि मिट्टी जो है वो चढ़ती गई, जिससे क्या हो गया कि एक मतलब दूसरा चीज़ फॉर्म कर गया, वो एक लैंड या जो ओशन था वो, तो एक कुछ क्या है, एक जियोग्राफिकल चेंजेस है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे समुद्र था वहाँ पे जो जीव थे वो क्या हो गया कि वो किसी तरह से मान लो कि अगर जीव है मीन्स क्या क्या है, उसको एक दिन डेड होना है, उसको ख़त्म होना है। ठीक है, तो जब वो डेड हो गए तो उससे क्या हो गया कि उसके ऊपर परतें चढ़ती गई और वो नीचे दबता गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जब वो अर्थ के बहुत नीचे, अर्थ क्रस्ट के जब वो बहुत नीचे चला गया ना, तो उससे एक तो अर्थ के नीचे क्या है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर भी है। ठीक है, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स थे, वो अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, हाई प्रेशर के कारण एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो है वो मिलियन ईयर्स बाद क्या होता है, एक वो जो है वो पेट्रोलियम के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोल का बताया था वो प्लांट्स को लेके था, बट ये जो है ये वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अंडरग्राउंड सी वाटर में रहते हैं। ठीक है, जब वो ज़मीन के नीचे दबते गए तो वो हमारे अर्थ के नीचे वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलियन ईयर्स तक में क्या हो गया कि जो वो डेड और रिमेनिंग पार्ट्स थे वो पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम बन गया फिर वो। ठीक है, तो इस तरह से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या है कि कहाँ पे इसको किस तरह से इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एक चीज़ देखो कि जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है ना, वहाँ पे नेचुरल गैस भी होते हैं उसके आसपास के एरिया में। जैसे मान लो कि जैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही क्या होता है कि जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके बॉडी से ही मान लो कि नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ के आसपास के एरिया में नेचुरल गैस जो है वो भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल गैस जो है वो भी क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो कि गैसेस स्टेट में होता है। ओके, जैसे कोल जो है वो सॉलिड स्टेट में है, वो भी फॉसिल फ्यूल है। दूसरा जो पेट्रोलियम है वो भी क्या एक फॉसिल फ्यूल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। उसी तरह से जो नेचुरल गैस है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है और वो गैसेस स्टेट में होता है। क्लियर है आपको? आगे देखो कि जो नेचुरल गैस है ना उसमें मेनली जो होता है वो क्या कंटेन होता है, मीथेन गैस कंटेन होता है। ठीक है, नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली मीथेन गैस।
ठीक है। तो इसमें मेनली जो होता है वो मिथेन गैस कंटेन होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी अकरेंस के बारे में। तो ये जो है वो कहाँ पे होते कहाँ से पाया जाता है, जो पृथ्वी के नीचे बहुत, जहाँ पे मतलब समुद्र के नीचे इसको क्या किया जाता है, जैसे हैंड पंप जो होते हैं उसमें क्या होता है, मिट्टी के नीचे बहुत अर्थ के नीचे उसको डिग आउट करके फिर उसमें पाइप घुसा के फिर उसमें से पानी को बाहर निकालते हैं, है ना। वैसे ही इसके भी वेल बनाए जाते हैं और वहीं से ही क्या होता है कि पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि पेट्रोलियम के साथ अगर वाटर भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो जो ऑयल और वाटर है दोनों में आपने देखा होगा कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर क्या होता है, तैरने लगती है, ठीक है, फ्लोट करने लगती है, और जो वाटर होगा वो नीचे रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑयल होती है उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, इसीलिए वो पानी के ऊपर क्या होता है, तैरती रहती है। बट जो वाटर है वो नीचे रहेगा, तो उसको जो वहाँ पे खोदा जाता है, उसके जो पेट्रोलियम के जो वेल बनाए जाते हैं वो इस तरह से उसको खोदे जाते हैं कि वहाँ से क्या निकाला जाए, पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाए, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम है ना वो सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में पेंसिल्वेनिया से ही बाहर निकाला गया था, वहीं से सबसे पहले उसकी खोज जो है वो पेंसिल्वेनिया में की गई थी, जो कि यूएसए में है, ओके। और ये 1857 में फाइंड आउट किया गया था। बट हमारे जो इंडिया है यहाँ पे असम के मोकुम नाम का एक एरिया है, वहाँ से ही ये हमारे इंडिया में सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया गया था, वहीं पे सबसे पहले खोजा गया था हमारे इंडिया में। और वो जो स्टेट है वो असम है, और उस स्टेट में से जो जगह का नाम है वो क्या है, मोकुम, ठीक है। मोकुम जगह का नाम क्या है, मोकुम, ओके। In India, petroleum firstly found in Mokum, which is in असम, ओके, असम में है। और ये कब फाउंड किया गया था, 1867 में, ओके। 1867 में कब फाइंड आउट किया गया था, 1867 में इसको हमारे इंडिया में फाइंड आउट किया गया था। इसके बाद फिर बॉम्बे हाई में हो गया, गुजरात हो गया, फिर कावेरी के जो वहाँ पे कावेरी नदी जो है वहाँ के भी आसपास के एरिया में भी ये जो पेट्रोलियम के वेल हैं वो जो है वहाँ पे खोजे गए, वहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। और वहीं से ही हमें पेट्रोलियम जो है वो मिलता है, ठीक है। हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो पाए गए हैं, जैसे कि दुबई हो गया, फिर आपका दुबई के बाद ऐसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट एरिया में ही, मतलब कि ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसी के कारण वो देश जो है बहुत ज़्यादा जो है उस देश में बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी रहते हैं, ठीक है। रिच पर्सन वहाँ पे इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑयल जो है वो क्या होता है कि वहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इंपोर्ट भी किया जाता है, जिस कारण से वहाँ के लोग जो है बहुत रिच भी होते हैं, ओके। तो इस तरह से ये अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम था। दूसरा जो है मैं आपको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में बताऊँगी कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना अभी कि पेट्रोलियम जो है वो क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, ठीक है। अब उसमें जो है ना वो हाइड्रोकार्बन्स कंटेन होते हैं, और उसी हाइड्रोकार्बन्स के कारण ही जो पेट्रोलियम होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स के होने के कारण ही जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डिफरेंट होती है, जिस कारण से इसी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है इसी बेस पे ही क्या होता है कि जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि इसके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ही इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या था कि जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, उसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है। ठीक है, जब उसको निकाला जाता है ना समुद्र के नीचे से, उसके पेट्रोलियम वेल से जब उसको निकाला जाता है, जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, इसके बाद उसको रिफाइनरीज में उसको भेजा जाता है ताकि जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको उससे सेपरेट किया जा सके और उसके अलग अलग जो यूजेस होते हैं उसको किया जा सके। ठीक है, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं देखो। अभी मैंने जो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड बताया, इसमें उसके टेम्परेचर पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है सबकी डिफरेंट होती है। इसीलिए क्या होता है कि जब उसको गर्म हीट दिया जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होने के कारण सारी चीज़ें जो होगी वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ओके, अब जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जो कंपोनेंट्स है वो हैं, फर्स्ट जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, देन केरोसिन। ठीक है, केरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, इसके बाद बिट्यूमेन हो गया, बिट्यूमेन, इसके बाद होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल, देखो ये जो है ना, ये इसके क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कहाँ से, ये सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, जो पेट्रोल है इसको क्या होता है, व्हीकल्स में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया था, व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, मोटर बाइक हो गया, कार हो गया, बसेस हो गए, ये जो है वो पेट्रोल से चलते हैं। नेक्स्ट जो वो डीजल जो है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है वो मेनली जो होता है वो डीजल से चलते हैं। ओके, फिर जो कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल जो होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है, एक जो डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, और दूसरा जो होता है जैसे जेट प्लेन, एरोप्लेन्स जो होते हैं उसको चलाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो जेट में जो यूज़ होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो प्योर होता है। ठीक है, बट जो डोमेस्टिक फ्यूल जो उसको हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही महंगी, वो बहुत ही सस्ती होती है, चीप होती है। ठीक है, जिसको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ किया था। जैसे पहले जो विलेजेस थे ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, कैरोसिन ऑयल से लैंप जला के वो मतलब कि लाइट करते थे चारों तरफ। ठीक है, बट जो अभी जो मैं दूसरे टाइप का कैरोसिन ऑयल बता रही हूँ वो क्या होता है, जो जेट प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उसमें उसको एज अ फ्यूल उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको उड़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, पैराफिन वैक्स। देखो वैक्स जो होते हैं ना, ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लांट वैक्स, दूसरा क्या होता है एनिमल वैक्स, और जो तीसरा है वो क्या है, पैराफिन वैक्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट वैक्स वो होता है जो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, एनिमल वैक्स क्या होता है जो एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, और पैराफिन वैक्स क्या होता है जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम से जो वैक्स ऑब्टेन किया जाता है उसको पैराफिन वैक्स कहते हैं। और इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस हो गए जैसे वैसलीन बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, फिर कैंडल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है बिल्कुल सेम ही होती है, तीनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ जो होंगे वो एक दूसरे के सेम होंगे और यूजेस भी उसके सेम होते हैं। तो इसको कैंडल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। देन इसको कैंडल के साथ ही इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इससे वैसलीन बनाया जाता है। तो ये इसके यूजेस है पैराफिन वैक्स के। जो बिट्यूमेन है इसको रोड बनाने में एक तरह से टार कोलटार जैसे यूज़ होता है ना कोल का, वैसे ही बिट्यूमेन जो है वो एक तरह से रोड के सरफेस को बनाने में यूज़ किया जाता है, रोड सरफेस। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ मेकिंग ऑफ रोड सरफेसेस। ठीक है, रोड सरफेस को बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर जैसे पेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी उसमें बिट्यूमेन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, जो कि ग्रीस वगैरह जो होते हैं ना वो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से ही बनते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मान लो कि जो वाटरप्रूफ रूफ होते हैं उसको बनाया जाता है।
सॉरी, हाँ, तो इसमें जो वैक्स होते हैं, जो पॉलिशेस होते हैं, वो भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से, ग्रीस वगैरह जो होते हैं वो आपके ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जो नेचुरल गैस है, वो नेचुरल गैस क्या होता है, ये जो जहाँ पे पेट्रोलियम होता है वो वहाँ पे भी ऑब्टेन किया जा सकता है, या वहाँ के आसपास के एरिया में, या मान लो कि वहाँ पे जो है पेट्रोल नहीं भी पाया जा सकता है, बट जैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है ना, वैसे ही CNG का भी फॉर्मेशन होता है, सॉरी नेचुरल गैस का। और नेचुरल गैस में मेनली जो है वो मीथेन गैस जो है वो कंटेन होता है। मीथेन गैस क्या होता है, CH4। ठीक है, CH4 मीन्स कि हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों ही एटम्स होते हैं इसमें। ओके, तो इस तरह से ये नेचुरल गैस का फॉर्मेशन जो होगा वो पेट्रोलियम की तरह ही होगा। आगे देखो कि जो नेचुरल गैस है वो एक तरह से क्या होता है कि जब इसको बर्न के, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, इसके, या मान लो जो CNG है, CNG मीन्स क्या होता है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब क्या है कि जो नेचुरल गैस है ना उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको हाईली प्रेशर के साथ उसको कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि जो गैस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए क्या किया जा सकता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर होंगे। इट मीन्स क्या है कि उनके बीच में स्पेसेस हैं, तो उन स्पेस होने के कारण क्या होता है कि उसको कंप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो ये उसी को एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। इसके बहुत सारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसके कारण जो CNG जो है वो मतलब कि प्रेफर किया जा सकता है। ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ CNG क्या है, इट इज़ ईजी टू कैरी और लोडिंग। ठीक है, मीन्स कि क्या है, इसको इजीली क्या होता है कि कैरी किया जा सकता है। अगर हम इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाया जाता है, या एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इसको इजीली ले जाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता और ये पाइप के थ्रू जो है वो इजीली ले जाया सकता है। ये बर्न करने के साथ किसी भी तरह का स्मोक नहीं देता है, ये स्मोकलेस फ्यूल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्मोकलेस फ्यूल होता है। ईजी टू कैरी, सबसे पहले ईजी टू कैरी। ठीक है, इसके बाद स्मोकलेस फ्यूल होता है ये, नो एसिड, नो एसिड्स फॉर्म, किसी भी तरह का ऐश मीन्स की राख जो होता है वो नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो होगा साथ में क्या होगा कि इसको रखना जो है वो भी क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि ये कंप्रेसिबल होता है। मीन्स देखो कि जैसे कि जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं ना, तो वो उसको वो हाईली प्रेशर के साथ उस गैस को जो है वो डालते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा, जैसे आप अगर जाते हो तो अगर आप CNG डलवाते हो तो देखना कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको डालते हैं, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होता है। अगर वो हल्के प्रेशर के साथ डालेगा तो वो ज़्यादा CNG जो है उसमें नहीं आएगी। अगर वो हाईली प्रेशर के साथ डालेगा तो उसमें क्या होगा, जो CNG गैस होगी वो ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो CNG गैस है वो इसके एडवांटेजेस हो गए। ओके, इसके बाद देखो जो, हाँ, और एक चीज़ की जो ये इसको एक तरह से रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, इससे जो पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको बनाने में। ठीक है, जो पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको CNG जो है एज अ रॉ मटेरियल के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ मेनली फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, इट इज़ मेनली फाउंड इन त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। और ये जो है इस तरह से ये आपका जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस था ये आपका कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट जो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल मीन्स क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने भी अभी तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो फॉसिल फ्यूल है उसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है ना। इसलिए क्या होता है कि इसको इस तरह से कंज्यूम किया जाए ताकि जो है हमारी आगे की जनरेशन या हम अपनी लाइफ में भी उसको आगे भी यूज़ कर सके, ठीक है। अगर हम इसको लिमिटलेस में, अगर हम बिना लिमिट के अगर उसको हम खर्च करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म होने की वजह से क्या होगा, हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उसको बनने में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस तरह से उसको कंजर्व करके उसको यूज़ करना है ताकि हम उसको आगे भी यूज़ कर पाए और हमारी आगे की जनरेशन जो है वो भी उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसका कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बात समझ में आई आपको, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स का कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम इसको किस तरह से, कौन ऐसे टिप्स क्या है जिससे हम इसको फॉसिल फ्यूल्स को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि अगर हम बहुत कम दूरी पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन फुट जा सकते हैं, हम वहाँ पे व्हीकल्स को यूज़ नहीं करके हम पैदल जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होता है, अगर हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे भी हमें जो इंजन होता है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इंजन चलती रहेगी तो जो पेट्रोल है, डीजल है, जो भी फ्यूल है वो यूज़ होता रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि रेड लाइट पे जो इंजन होता है उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। साथ में क्या होता है कि जो गाड़ी वगैरह जो भी होती है, व्हीकल्स होते हैं, उसकी बीच बीच में सर्विसिंग कराती रहनी चाहिए ताकि क्या हो कि जो उसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से वो मूव कर सके, ठीक है। पेट्रोल की खपत ज़्यादा ना हो, फ्यूल्स की खपत जो है वो ज़्यादा ना हो, इसके लिए उसमें भी हमें इन सारी बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हम अगर अपने गाड़ी की जगह अगर हम जो बस वगैरह जो चलती है रोड पे, लाइन बसेस जो चलती है, उस पर अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, पेट्रोल जो है, ये डीजल जो है, सीएनजी, ये सारी चीज़ें जो है बच सकती है ना। कैसे कि अगर हम अकेले जाएंगे तो उसमें 1, 2 या 3 लोग जाएंगे, ठीक है, अगर हम अपने व्हीकल से जाएंगे तो। बट जो बस है वो क्या होता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उससे बहुत सारे लोगों को उसमें ले जाया जाता है। तो एक बस के अंदर बहुत सारे लोग जाएंगे तो इससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल ये जो है उसमें उसकी बचत होगी, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। तो जो वीडियो है आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक ज़रूर दबाना, ठीक है, बिना लाइक के मत जाना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। तो और बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी वीडियोस जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ उसमें नोटिफिकेशन का बेल जो है वो भी आप कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ। ओके, तो बस यहीं तक आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।